हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इंडिया जो है एक तरीके का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस है, जिसके अंदर जो हमारी सेंटर है वो स्टेट को होल्ड कर कर रखती है। ओके तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि जो इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जैसे हमने होल्डिंग टुगेदर में पढ़ा था कि जो हमारी सेंटर है वो सारे स्टेट्स को अपने पास होल्ड कर कर रखती है। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज़ किया गया है, जबकि फेडरेशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहली बात तो ये कि यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज़ किया गया है। सेकंड, फेडरेशन वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। उसके बावजूद जो इंडिया है वो फेडरल कंट्री में आती है, राइट। थर्ड है जो हमारे जो इंडिया है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है, वो पूरी तरीके से फेडरलिज्म कंट्री नहीं है। तो आगे चलते हैं अब। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को मंजूरी दी है, जिसके अंदर क्या है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारे पावर्स भी जो बटे हुए हैं ना वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बटे हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हो गया, जब बन गया, उसके बाद क्या हुआ, पहले जो यहाँ पर था सिर्फ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। उसके बाद में क्या किया, थर्ड टियर को ऐड किया, जिसके अंदर पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं। पंचायत मीन्स रूरल एरियाज़ के लिए और म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब अर्बन एरियाज़ के लिए, राइट। तो पहले तो यहाँ पर क्या था कि 2-tier सिस्टम गवर्नमेंट थी। उसके बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही थी। उसके बाद में क्या किया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ जोड़ी गई, ताकि रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ तक भी उन सारे फ़ायदों को पहुंचाया जा सके, कुछ पावर्स दिए जा सके, ताकि पूरी तरीके से सबका विकास हो सके। The Constitution provide a threefold distribution of powers between the union government and state government। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके अंदर 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे 3 लिस्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसके ऊपर रूल जो है या तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो हम आगे देखते हैं कि उन लिस्ट के अंदर क्या है और कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं और उन पर रूल कौन करेगा। ओके, ना अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पर यूनियन लिस्ट देखेंगे। यूनियन लिस्ट मतलब जिसके ऊपर सेंटर रूल बनाएगी, जिसके अंडर सेंटर अपने अंडर सारे सब्जेक्ट्स को रखेगी, वो होगा यूनियन लिस्ट। नाउ इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि जो हमारे नेशनल लेवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो और जो होने बहुत ज़रूरी हो, ऐसे सब्जेक्ट्स को इसके अंदर रखा गया हो जो नेशनल लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जैसे डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जो हमारी करेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया एक ही करेंसी मानी जाती है। जैसे 2000 का नोट है तो वो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, किसी का अपना अलग करेंसी नहीं है ना। सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एग्रीकल्चर है। अब यूपी में जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो अपना अलग रूल बना सकती है। जो बिहार में जो बिहार में गवर्नमेंट है वो अपना अलग रूल बना सकती है। जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो अपने एग्रीकल्चर पर अपना रूल बना सकती है। इसके अंदर यूनियन कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही स्टेट
यूनियन की लिस्ट में इंटरफेयर करेगा। अब आगे देखते हैं हम कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर यूनियन एंड स्टेट दोनों ही रूल बना सकते हैं, लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस एंड एडोप्टेशन। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही रूल बना सकते हैं। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, यूनियन ना, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ यूनियन ने रूल बनाया और एक तरफ स्टेट ने अपने रूल बनाए फॉरेस्ट के ऊपर, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं जी हमारा रूल सही है, हमारा रूल सही है। बट अब यहाँ पर होगा क्या कि ऐसी सिचुएशन में जो यूनियन गवर्नमेंट होगी उसके रूल को माना जाएगा, स्टेट का जो रूल होगा उसे हटा दिया जाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अगर यूनियन अपने आप कह दे कि नहीं आपका रूल सही है, आप इसको रखिए, तो ठीक है। अदरवाइज अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी, उसके रूल्स को माना जाएगा। अब रेजिड्यूरी सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी लिस्ट के अंदर प्रोवाइड ना हो, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट हो गया हमारा, स्टेट लिस्ट हो गया और कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों में जो सब्जेक्ट नहीं होंगे वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में होंगे। जो सब्जेक्ट जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये तो है ही, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने देखा तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं था और ये बाद में भी आया है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो इसके ऊपर कौन रूल बनाएगा? ओनली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारे तीनों लिस्ट में से किसी के अंदर नहीं हैं वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में आएंगे, सबसे पहली बात तो। सेकंड, उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट ही रूल्स बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। सभी को पता है कि इंडिया के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो अभी रिसेंटली जो ऐड हुआ है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट माना जाता था, अब उन दोनों को ही अब उसी में से ही जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। तो दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। अब इनके पास पावर जो है स्टेट जैसी क्यों नहीं होती है? बिकॉज एक तो ये पॉपुलेशन में भी छोटे होते हैं, ओके, एरिया वाइज भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जिनको ना तो हम स्टेट के अंदर मर्ज कर सकते हैं, ना ही हम उसे एक अलग स्टेट का दर्जा दे सकते हैं, वो हमारे टेरिटरीज़ होती हैं, यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन का ही अधिकार होता है, उसके ऊपर यूनियन ही रूल करती है और सारे रूल्स भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है। पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नाउ द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज दिस अरेंजमेंट। अब जो हमारे पावर्स का डिवीज़न है यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में, उसमें पार्लियामेंट कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। जो अरेंजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई चेंजेस करना है तो कम से कम भी 2/3 मेजॉरिटी से दोनों ही हाउसेस में, दोनों हाउसेस मतलब हमारी जो लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों ही हाउसेस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तब जाके किसी अरेंजमेंट को पार्लियामेंट हमारी चेंज कर सकती है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन डिस्प्यूट अराइज अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। अगर यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में पावर्स को लेकर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, डिस्प्यूट होता है, तो जो हमारी जुडिशरी है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दोनों के बीच में डिस्प्यूट को कम करने के लिए और पावर्स जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो
पूरी तरीके से ना तो इंडिया को एक फेडरलिज्म कंट्री बनाती हैं, और एक तरीके से ऐसे कुछ पॉइंट्स भी हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री के रूप में देखने को हमें मिलता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट एंड लैंग्वेज पॉलिसी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।